नमस्कार। जब भी भगत सिंह और राजगुरु का नाम आता है तो एक नाम हमेशा साथ में जुड़ता है, सुखदेव थापर। लेकिन अक्सर हम सोचते हैं कि इस मशहूर तिकड़ी में उनका असली रोल क्या था। क्या वो सिर्फ एक साथी थे? आज हम उसी मास्टरमाइंड को, उसी क्रांति के वास्तुकार को थोड़ा और करीब से जानेंगे। तो सवाल बिल्कुल साफ है, ये जो तिकड़ी थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इसके पीछे का असली स्ट्रेटेजिक माइंड कौन था? क्या सुखदेव सिर्फ उनके साथ थे, एक दोस्त की तरह, या फिर वो उस पूरी क्रांति के आर्किटेक्ट थे? चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले उनकी पहचान से ही शुरू करते हैं। आखिर क्यों क्यों उन्हें क्रांतिकारी आंदोलन में इस तिकड़ी का रणनीतिक दिमाग कहा जाता है? सोचिए जरा, सिर्फ 23 साल की उम्र। इस उम्र में एक नौजवान ने देश के लिए फांसी का फंदा चूम लिया। और वो सिर्फ भगत सिंह के दोस्त नहीं थे, नहीं, वो HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक सीनियर मेंबर, एक बड़े नेता थे। ये वो संगठन था जो आज़ादी के लिए लड़ रहा था, और सुखदेव उसके बड़े फैसले लेने वालों में से एक थे। लेकिन ये सवाल मन में जरूर आता है कि इतनी कम उम्र में कोई इस खतरनाक रास्ते पर कैसे चल पड़ता है? आखिर उनके शुरुआती जीवन में ऐसा क्या हुआ था जिसने उन्हें एक आम जिंदगी से उठाकर क्रांति की आग में धकेल दिया? ये कहानी शुरू होती है उनके बचपन से ही। जब जलियांवाला बाग का वो भयानक नरसंहार हुआ तो उस बच्चे के मन पर एक बहुत ही गहरी चोट लगी। और फिर जब वो बड़े होकर लाहौर के नेशनल कॉलेज पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात हुई भगत सिंह जैसे साथियों से। बस यहीं से उस बड़े मकसद की नींव रखी गई जिसने इतिहास बदल दिया। उनके लिए कॉलेज सिर्फ पढ़ाई लिखाई की जगह नहीं था, वो एक ट्रेनिंग ग्राउंड था। वो दुनिया भर के रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ रहे थे, समाज सेवा करके जमीन पर लोगों के दुख दर्द को समझ रहे थे। और इसी दौरान उन्होंने एक ऐसी सोच बनाई जो वामपंथी थी, समाजवादी थी, और यही सोच आगे चलकर उनके हर एक्शन की बुनियाद बनी। तो अब आते हैं उनके सबसे अहम रोल पर, क्रांति के वास्तुकार। देखिए, HSRA में वो सिर्फ एक फॉलोअर नहीं थे जो आदेश लेते थे, नहीं, वो आदेश देते थे। वो योजनाओं का हिस्सा नहीं बनते थे, वो खुद योजनाएं बनाते थे। ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। सुखदेव उस पूरे संगठन की रीढ़ की हड्डी थे। खास तौर पर पंजाब में नए लोगों को क्रांति से जोड़ना, उन्हें ट्रेनिंग देना, संगठन को फैलाना, ये सारी की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। उन्होंने ही पंजाब में क्रांति का पूरा नेटवर्क खड़ा किया था। इन शब्दों में सिर्फ गुस्सा नहीं है, इनमें एक फौलादी इरादा है। जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई तो पूरा देश सदमे में था, गुस्से में था। लेकिन सुखदेव ने उस गुस्से को एक सटीक, एक सोची समझी योजना में बदल दिया। और उस योजना की बारीकी देखिए, क्या कमाल की प्लानिंग थी। पहले तो ये प्लान बनाना कि अफसर सॉन्डर्स को निशाना बनाया जाएगा, फिर उसके लिए सही टीम चुनना, भगत सिंह और राजगुरु। इतना ही नहीं, बैकअप के लिए चंद्रशेखर आजाद को तैयार रखना, और फिर पूरे मिशन को स्टेप बाय स्टेप कोऑर्डिनेट करना। ये गुस्से में उठाया गया कोई कदम नहीं था, ये एक मिलिट्री ऑपरेशन जैसा था, और इसकी कमान सुखदेव के हाथ में थी। अब बात करते हैं असेंबली बम कांड की। वो सिर्फ एक धमाका नहीं था, उसके पीछे एक दोहरी रणनीति थी। भगत सिंह और BK दत्त का काम था एक्शन करना, मतलब बम फेंकना और गिरफ्तारी देना। लेकिन सुखदेव का काम था संदेश तैयार करना। इस एक्शन से देश को क्या मैसेज जाएगा, कोर्ट में क्या बोलना है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा पूरे देश में कैसे गूंजेगा, ये सारी रणनीति सुखदेव ने बनाई थी। तो कह सकते हैं कि एक ने एक्शन को अंजाम दिया तो दूसरे ने उस एक्शन को एक अमर संदेश बना दिया। और फिर गिरफ्तारी के बाद उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर शुरू हुआ, लाहौर षड्यंत्र केस। और यहीं पर दुनिया ने सुखदेव के अंदर की उस हिम्मत को, उस कभी न टूटने वाली स्पिरिट को देखा जो जेल की सलाखों और अंग्रेजों की यातनाओं से कहीं ज्यादा मजबूत थी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 25 से भी ज्यादा क्रांतिकारी एक साथ गिरफ्तार किए गए। ये नंबर बताता है कि ब्रिटिश हुकूमत इस आंदोलन से कितना खौफ खा गई थी। वो इसे किसी भी कीमत पर जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। और उन सब में अंग्रेजों की नज़र में सबसे बड़ा खतरा कौन था? सुखदेव। उन्होंने खुद अपने रिकॉर्ड्स में उन्हें द मोस्ट डेंजरस माइंड कहा, क्योंकि वो भगत सिंह के एक्शन से ज्यादा सुखदेव के दिमाग से डरते थे, उनकी प्लानिंग की काबिलियत से। वो जानते थे कि असली खतरा वो दिमाग है जो ऐसे हजारों और क्रांतिकारी तैयार कर सकता है। जेल के अंदर भी उनका जज्बा टूटा नहीं।
बिल्कुल नहीं। उन्होंने कभी कोई माफीनामा या दया याचिका नहीं लिखी। उल्टा वो बाकी कैदियों का हौसला बढ़ाते रहते थे। और सोचिए, मौत सामने खड़ी है और वो इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में भी आने वाली क्रांति का भविष्य कैसा हो, इसका ब्लूप्रिंट लिख रहा था। और फिर वो दिन आ ही गया, वो तारीख जिसे ये देश कभी नहीं भुला सकता। 23 मार्च 1931 शाम के 7:30 बजे लाहौर जेल में उन तीनों वीर सपूतों ने हंसते हंसते देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। तो आज इतने सालों के बाद जब हम सुखदेव को याद करते हैं, तो उनकी विरासत क्या है, वो हमारे लिए क्या छोड़ गए? ये सिर्फ एक शहादत की कहानी नहीं है, ये एक सोच की, एक विचार की विरासत है जो आज भी जिंदा है। उनकी पूरी शख्सियत को हम 4 स्तंभों पर समझ सकते हैं। पहला, जबरदस्त अनुशासन। दूसरा, अटूट साहस। तीसरा, एक दूर की दृष्टि जो समाजवाद और वैज्ञानिक सोच पर आधारित थी। और चौथा, देश के लिए पूरा समर्पण। यही 4 चीजें थी जिन्होंने सुखदेव को सुखदेव बनाया। और अब आते हैं उनकी विरासत के सबसे जरूरी हिस्से पर। उनके लिए क्रांति का मतलब सिर्फ बंदूक उठाना या सरकार बदलना नहीं था। उनका मानना था कि असली क्रांति, सच्ची क्रांति तब होती है जब इंसान की सोच बदलती है। वो सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी नहीं चाहते थे, वो एक नया समाज बनाना चाहते थे। तो आखिर में सुखदेव थापर की जिंदगी हम सबके सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि सबसे बड़ी क्रांति आखिर है क्या? सिस्टम के खिलाफ उठाया गया एक बहादुरी भरा कदम, या फिर करोड़ों लोगों की सोच को धीरे धीरे बदलने वाला वो धीमा लेकिन स्थायी काम? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही ढूंढना होगा।